हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ज़िंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ सौरभ की मन की बात। आज हमारे साथ सौरभ कुमार झा, जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं, कुछ दिनों से बहुत चर्चे पर हैं। इन्होंने इस बार नीट में बहुत अच्छा नंबर रखा, 655। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सौरभ जी को और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बहुत अच्छे स्कोर रखे। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट भी है और हम 9th में मिले थे, तभी हमारे पास में सौरभ फाउंडेशन बैच में आया था। उस समय भी इसने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पाई थी। एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हुआ था, तभी इसने उसको क्वालिफाई किया था और अपने क्लास में हमेशा से ये टॉप करता रहा है। तो आज सौरभ की मन की बात जानेंगे हम लोग, और जो पेरेंट्स मुझे हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जो स्टूडेंट हमेशा सुनते आ रहे हैं, वो दूसरों को भी बताइए क्योंकि आज की बातें बहुत खास होने वाली है। सौरभ जी, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आपने बहुत बड़ा अपना सपना पूरा किया है। आपके सपने पूरे होते दिखे हैं मुझे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कैसे यहाँ तक आप पहुँचे, कैसे पहुँचने का क्या आपका तरीका रहा है, कैसे पहुँचे आप यहाँ तक? यहाँ तक आने में पहुँचने में सर बहुत दिक्कतें हुई, बहुत स्ट्रगल को फेस किया, लेकिन सभी प्रॉब्लम्स को ओवर थ्रू करके अभी यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत सारी गलतियाँ पिछले बार की जो इस बार नहीं की, उसको बदला और प्रिपरेशन में चेंज आया तो मार्क्स में चेंज आया। वेरी गुड। मैं बताना चाहता हूँ कि सौरभ ने लास्ट ईयर भी इसने नीट का एग्ज़ाम लिखा था और ये क्वालिफाई हुए थे और बहुत ही अच्छा स्कोर 500 प्लस के साथ में इन्होंने स्कोर रखे थे। कितना स्कोर आया था आपका लास्ट ईयर? 585 स्कोर बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है, बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ नमो मेडिकल कॉलेज मिलते हुए भी इन्होंने उस कॉलेज को नहीं लिया क्योंकि इनके लक्ष्य ही कुछ अलग थे। तो जानना चाहेंगे कि क्या सोचा था आपने, क्यों फिर वापस ड्रॉप ले लिया? सर बात ऐसी थी, ड्रॉप लेना ना लेना इस पे आता है कि क्या मैंने अपना 100% दिया था, क्या वो मेरे अप टू लेवल थी। लेकिन मैंने खुद से जब सवाल पूछा तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं इससे और बेहतर कर सकता हूँ। मैं अपनी गलतियों को सुधार के उसमें चेंजेस ला के कुछ अच्छा कर सकता हूँ। बस इसी उम्मीद से मैंने ड्रॉप लेने का फ़ैसला लिया और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अच्छा किया। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट ड्रॉप लेते तो हैं बट सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि और डिमोटिवेट होकर के और डेमोरलाइज होकर के उनके मार्क्स डिक्रीज में चला जाता है, बट आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। सौरभ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप फाउंडेशन में आए थे तभी और अभी आपके थ्रू एक मैसेज जाना चाहिए कि क्या फाउंडेशन अभी सच में वाकई में ज़रूरत है फाउंडेशन के बच्चों को? बिल्कुल सर, हम जब 11th में आते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तो एक बड़ा गैप मिल जाता है। 10th के बाद 11th में एक बहुत बड़ा गैप मिल जाता है। अचानक से स्टडीज़ बहुत वाइड हो जाते हैं, सब्जेक्ट बहुत वाइड हो जाते हैं, हम उनसे कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे रोल प्ले करता है हमारा फाउंडेशन, जो 9th 10th 8th में हमने जो मेहनत की है उसके फ्रूट्स हमको 11th 12th में कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलते हैं। तो इसलिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके गोल्स बड़े हैं और आपको नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। अभी तो एक्सपीरियंस की बात अगर की जाए तो सौरभ को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ गया है क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करी है। जब भी उसने अपने क्लास में परफॉर्म किया है तो एक अच्छे पोजीशन पे परफॉर्म किया है। जब 8th की बात करें, 9th की बात करें, 10th की बात करें, 11th या 12th की बात करें, तो नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छे स्कोर रखे हैं। और आज हम सौरभ से ये जानना चाहते हैं कि कब पढ़ाई कब मतलब सीरियसली कब से लेना शुरू करते हैं बच्चे और कब से लेना चाहिए? सीरियसली लेना कब चाहिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि हम देखते हैं कि पेरेंट्स अक्सर बच्चा है करते करते उसको छोड़ दिया जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं दिया जाता है कि अभी बच्चा है कर लेगा, बाद में अचानक से, लेकिन अचानक से कभी कुछ होता नहीं है, कुछ जादू मिरेकल होगा नहीं। इसलिए हमें शुरू से ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ही उस पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर से हैंडल करना उसको आ जाना चाहिए। नहीं तो 11th में अचानक से इतना प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाएगा। 11th इनफैक्ट 9th में भी, 8th से जब 9th में जाते हैं वो भी बहुत बड़ा गैप होता है।
इनफैक्ट 10th से 11th बहुत बड़ा गैप होता है, तो ये गैप्स का प्रेशर वो हैंडल कर सके, इसलिए हमें शुरू से ही बहुत प्रिपरेशन करानी पड़ती है। बहुत अच्छा मैसेज दिया है सौरभ का। मैसेज है कि हम पेरेंट जितने भी होते हैं तो हम अपने बच्चों को बच्चा समझते हैं, भाई फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, अभी बहुत छोटा है, क्या ज़रूरत है इतना वर्डन देने का। बट कहीं ना कहीं बच्चों के बेसिक उनके हाथ से निकलता जा रहा है और सडनली जब वो 8th में आते हैं तो पेरेंट को भी लगता है कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा अचीव करे, और बच्चे भी सोचते हैं कि हमको कुछ करना चाहिए। कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो पहले से सोच लेते हैं कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। जैसे आपने सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, तो कहीं ना कहीं अगर बचपन से ही उनके फाउंडेशन को मजबूत किया जाए, आपका ये कहना बहुत ही अच्छा है कि कहीं ना कहीं पेरेंट को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि फर्स्ट क्लास से ही लेकर के स्टार्टिंग से ही उनके फाउंडेशंस को भरने पड़ेंगे, और तब जा कर के बच्चा 9th में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा आपको कि 8 तक बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता स्टडी का, 8 के बाद 9th में क्योंकि साइंस आ जाता है, बढ़ जाता है, हाँ अलग डिवीजन हो जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अलग अलग बढ़ जाते हैं और तीनों का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आने लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे पेरेंट को मैंने देखा है कि 10th तक बहुत लाइटली लेते हैं, अरे क्या कर रहे हैं भाई, क्या ज़रूरत है। और सडनली आपने भी देखा होगा, आपके बहुत सारे ऐसे बैचमेंट भी आपको मिले होंगे जो 11th में आने के बाद उन्होंने नीट या जेईई या कुछ और भी सेक्टर में गए, ऑप्ट किया उन्होंने, तो उनके ऊपर कैसा प्रेशर आता होगा? वो प्रेशर तो हैंडल कर ही नहीं पाता है, इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिर जाता है कि वो खुद से उम्मीद छोड़ देते हैं, वो खुद आगे कुछ करना ही नहीं चाहते, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने कभी बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से उनको 11th में बहुत प्रॉब्लम आता है। सौरभ स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये जानना चाहेंगे सौरभ से कि सौरभ मार्क्स का क्या रोल रहता है? स्टूडेंट के मार्क्स बहुत फ्लैक्चुएट करते हैं, तो मार्क्स के ऊपर मतलब कैसे, उसके ऊपर में कैसे कंट्रोल किया जाए कि भाई मेरे मार्क्स अगर इतने आए हैं तो इससे ऊपर ही जाना है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या एजेंडा है? होगा, बिल्कुल नीचे होगा, ऊपर होंगे, लेकिन उससे डील करना आना चाहिए। हमें अपने तरीके में चेंज लाके कि इस बार कुछ अलग टेक्निक से किया तो उससे मार्क्स बढ़ रहे हैं कि क्या, क्योंकि सबका अलग तरीका है पढ़ने का। किसी का विजुअल मेमोरी अच्छा होता है, किसी का ऑडियो मेमोरी अच्छा होता है, किसी को वीडियो देख के अच्छा याद रहता है, किसी को सुन के याद रहता है। तो सबको अलग अलग तरीके से अपने स्टडी का मेथड जानना होगा, और जिससे उसको फ़ायदा मिल रहा है उसी मेथड पे स्टिक करके उसको एंड जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए उसको लेके जाना है। पढ़ाई का जो हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में प्रैक्टिस का कितना रोल है? क्या प्रैक्टिस जरूरी है? बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि सिर्फ पढ़ता जा रहा है बट उसके रिटेन में कुछ नहीं है, रिटेन में कुछ नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, तो इस पे थोड़ा आप बताइए। टेस्ट का मतलब ही होता है कि वो आपको टेस्ट करे, और आप अगर अपने आप को ही टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। पर कई बार बच्चे डरते भी हैं, बिल्कुल डरते हैं कि तैयारी नहीं हो, बस बुक लेके बैठने से उससे कोई मतलब नहीं है, हमें वो रिटेन हो रही है कि नहीं, तभी तो हम परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम्स में। वो 3 घंटे के प्रेशर को हैंडल करते हुए वो एग्ज़ाम में वो पूरा आंसर्स लिखना है ना, रिकॉल करना, जो हमने बहुत टाइम पहले 1 महीने पहले जब से पढ़ना शुरू किया है, इसलिए वो टेस्ट बनाया गया है कि आप टेस्ट अपने परफॉर्मेंस को कर सकें, अपने परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सके कि मैं सही डायरेक्शन में खुद को आपको जज करने के लिए टेस्ट लिखना पड़ेगा। हाँ, टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है। का ये मतलब है कि आपको एग्जाम से पहले ही आपको पता चल गया, अच्छा मैं गलत चाह रहा हूँ, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका कहना है कि मतलब देखिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है। टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ही पता लग रहा है कि आप कहाँ हैं और आपको वो टेस्ट लिखना चाहिए। तो टेस्ट के कई पैटर्न हैं, तो उसका एक बताइए कि मतलब किस पैटर्न से टेस्ट लिखना चाहिए, कहाँ से टेस्ट वगैरह लेने चाहिए, कहाँ से पेपर्स मिलेंगे? टेस्ट जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा है। हमारे पास तो एनसीईआरटी के पीछे भी काफ़ी क्वेश्चंस है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेस्ट आप जो भी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, उस पर ब्लाइंडली फेथफुली फॉलो कीजिए कि जो करा रहे हैं वो सही करा रहे होंगे, बड़े हैं तो गलत कुछ कराएंगे नहीं, वो आपका भला ही चाहते हैं। तो जो टेस्ट वो फॉलो करवा रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए, और कभी भी सिंसियरली एकदम फॉलो करिए, कोई टेस्ट छोड़िए नहीं, एकदम रेगुलरिटी मेंटेन करिए। ओके सौरभ, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपने नीट की तैयारी करी, फर्स्ट टाइम करी या फिर वापस सेकंड टाइम करी,
तो दोनों तैयारियां के बारे में आप बताइए कि फर्स्ट टाइम जब आपने तैयारियां करी तो 580 प्लस मार्क्स आपने रखे, और अभी सेकंड टाइम जब आपने तैयारियां करी तो 655 स्कोर रखे। तो दोनों तैयारियों में कितना डिफरेंस रहा और क्या तरीके थे? पढ़ने का तरीका मुझे समझने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए मैंने ड्रॉप लेना सही समझा, क्योंकि मेरा वो 100% नहीं था। मुझे पता था मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और मैं उसे सुधार सकता हूँ। तो मैंने जब ड्रॉप ईयर लिया तो मैंने अपने पढ़ने के तरीके में काफ़ी चेंज लाया कि मैंने NCERT को बहुत सीरियसली लेना शुरू किया, क्योंकि सब कहते थे हम सुन के छोड़ देते थे, लेकिन वो सच बात है। सभी सुनते हैं कि NCERT बहुत ज़रूरी है, NCERT को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। तो NCERT की रीडिंग में मैंने मेथड चेंज किया। जैसे कोई भी लाइन है NCERT की, उसको हम अंडरलाइन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसको अंडरलाइन करते हैं, तो उससे पूरी बुक भर जाती है। वो ना करके अभी एग्जाम का जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, असर्शन, रीजनिंग, ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट, तो उसके लिए क्या है, अब सर्कलिंग करना मैंने शुरू किया। नॉट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, ये सब जो अलग हाईलाइटेड शब्द होते हैं उनको मैंने सर्कलिंग करना शुरू किया। जैसे कोई चैप्टर खोलूँ तो मेरे को पहले वो शब्द दिख जाए, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की एग्जाम में, जिसको आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया सर्कल करके, ना कि अंडरलाइन करके। तो ये तरीका चेंज किया। बाकी केमिस्ट्री में मैंने चेंज किया कि मैं क्वेश्चंस को और ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगा। 100 क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चंस, इनफैक्ट 300 क्वेश्चंस तक भी मैंने कोई चैप्टर किया है जो मेरे को बहुत वीक लगता था, प्रैक्टिस बढ़ा दिया। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई में गाइडेंस का क्या रोल रहा है? किसने आपको गाइड किया, किसने यहाँ तक आपको पहुँचाया? क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपके सपने पूरे हुए हैं और आपके साथ साथ कई आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मैं हूँ कि मेरा भी सपना आपने पूरा किया है, क्योंकि मैं भी चाहता था कि आप एक इतिहास कायम करें और आपने एक इतिहास कायम किया है। तो कहीं ना कहीं एक जो गाइडेंस का एक रोल आता है, तो वो किस तरीके से रहा आपके साथ में? हमारे पेरेंट्स और टीचर्स भी हम जब पढ़ते हैं उनसे, तो कई बार एक गैप बन जाता है और हम उनसे डिस्कस नहीं कर पाते अपने प्रॉब्लम्स। तो एक काउंसलर या मोटिवेशन स्पीकर जो हैं हमारे, जो मेरे लिए राजीव सर थे, थैंक यू, जो अक्सर हमारी आपसे बात होती रहती, बिल्कुल, हर महीने जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं सर को, आपको याद होगा मैं रात को भी एक बार फोन किया था, रात को 12 बजे। एग्ज़ाम से पहले बहुत स्ट्रेस रहता था कि क्या होगा, अच्छे से होगा कि नहीं, इस बार तो ड्रॉप लिया है, कहीं कुछ गलत हो गया, मार्क्स कम आ गए। तो स्ट्रेस के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी उसके लिए। तो सर से मैंने अक्सर किससे बात करूँ ऐसा लगता है, कौन नहीं समझेगा। इसलिए एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है कि सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, वो हमें गाइड कर सके कि कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूँ, कहीं गलत डायरेक्शन तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े हैं तो वो हमसे कोई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो हमें सही दिशा बता सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ पेरेंट्स और स्टूडेंट को कि पढ़ाई के साथ साथ काउंसलिंग और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीचर आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो नो डाउट वो अपने सब्जेक्ट पे आपको मोटिवेट करेंगे। किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर अपने सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए वो उस पर मोटिवेट करेंगे। बट अगर कहीं किसी काउंसलर, मेरे जैसे काउंसलर या किसी मोटिवेटर के पास जाएंगे तो वो सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको मोटिवेट करेंगे कि किस तरीके से आपको करना है। सर, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जानना चाहता हूँ कि नीट की पढ़ाई हो या नॉर्मली किसी भी क्लास की पढ़ाई हो, तो उसका पढ़ाई का पैटर्न क्या होना चाहिए? पढ़ाई का पैटर्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कंसिस्टेंसी जो की है। कंसिस्टेंसी के बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक दिन कोई नॉर्मल एग्जाम भी क्लियर नहीं कर सकते जो हम लोग अपने स्कूल में देते हैं क्लासेस में। हाँ, एक दिन 12 घंटे पढ़े, अगले दिन 2 घंटे पढ़े, अगले दिन पढ़े ही नहीं, फिर अगले दिन 14 घंटे पढ़े। ये बिल्कुल गलत तरीका है जो कि मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, और जो नहीं करता वो अच्छे मार्क्स से आ जाता है आगे। तो इसलिए टॉपर के लिए बनने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस बाकी लोग करते हैं वो है कंसिस्टेंसी, वो नहीं मेंटेन कर पाते। इसलिए मेन है कंसिस्टेंसी, जो सब फॉलो करें और रेगुलरिटी करें अपने क्लासेस, जो भी सिस्टम के साथ जो वो जुड़े हुए हैं उसके में रेगुलरिटी बिल्कुल मेंटेन करें, और अपने बड़ों से, गुरु से रेगुलर टच में रहें। हाँ। कि हर हफ्ते जो किया उसका एक रिपोर्ट तैयार करें कि ये हफ्ते मैंने क्या पढ़ा, एक्टिविटी रिपोर्ट तैयार करें, शेड्यूल बनाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट का कितना महत्व है, क्या ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि
पढ़ाई की एक्टिविटीज से अदर एक्टिविटी में चले जाते हैं, तो ये कितना सही कितना गलत है? नहीं, मेरे हिसाब से पढ़ाई के अलावा एक एक्टिविटी जो सबको चाहिए वो बिल्कुल ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जब दूसरी एक्टिविटी से वापस अपने प्राइमरी एक्टिविटी पे जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मेरा तो था म्यूज़िक से मेरे को थोड़ा लगा। आप गिटार भी बहुत अच्छा बजाना जानते हैं। थैंक यू सर। जी सर, तो म्यूज़िक से मेरा थोड़ा लगाव था, तो मैं 10-15 मिनट दिन में हो गया, कोई म्यूज़िक सुन लिया, नॉर्मल लो-फाई म्यूज़िक या फिर कोई भी नॉर्मल की वाला, तो उससे माइंड रिफ्रेश हो जाता है। और जब मैं अपने प्राइमरी काम पढ़ने पे जाता हूँ तो मेरा ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। जो चीज़ मैं 3 घंटे में कर सकता हूँ वो कहीं मैं 2 घंटे में कर करता हूँ। लूँगा। तो इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन यहीं दूसरी बात आ जाती है कि कंट्रोल होना चाहिए अपना। खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि मतलब अगर हमने कोई चीज़ को लिया है तो हमारा माइंड एकदम सेट होना चाहिए कि भाई इतने टाइम ही मेरे को इस पे देना है। कहीं गाना सुनते सुनते कुछ दूसरा चीज़ और देख लो कुछ और देख लो, करते करते कहीं 3 घंटे ना बीत जाए, 2 घंटे ना बीत जाए, तो उससे हमारा प्राइमरी जो है पढ़ना उस पर अफेक्ट ना हो। इसलिए खुद पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अफेक्ट बाद में चल के बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या है ना कि बहुत बार मेरे से पेरेंट्स मिलते हैं और उनका एक ही बार बार एक ही सवाल रहता है कि भाई बच्चे को पढ़ने कहते, क्योंकि देखो हर पेरेंट अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है और वो डरता है कि मेरे बच्चे का आगे क्या होगा, क्योंकि बच्चों को देखता हुआ आता है पेरेंट, और तभी पेरेंट बच्चों को रोकता है कि भाई मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं कि बहुत मोबाइल चलाता है बच्चा। तो ये क्या है, मतलब क्या मोबाइल पे कंट्रोल करना चाहिए स्टूडेंट्स को? मोबाइल पे बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मोबाइल की गलत चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। दोनों चीज़ें मोबाइल पे अच्छी चीज़ें भी हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। बहुत चीज़ें यूट्यूब पे आपको ढेरों मिल जाएंगे सही चीज़ देने वाले, लेक्चर्स मिल जाएंगे सही चीज़ पढ़ाने वाले, नोट्स मिल जाएंगे अच्छे, एक फार्मूला शीट्स आपको मिल जाएंगे, टॉपर के नोट्स मिल जाएंगे, बहुत अनगिनत चीज़ें हैं अच्छी। लेकिन देखने जाए तो बुरी चीज़ें बहुत है, हमें कंट्रोल बुरी चीज़ों पे करना है। मतलब हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी की एक्टिविटीज में ही चलते रहें। हाँ। हम अदर एक्टिविटीज में ना जाएं और देखेंगे तो हाँ बहुत बहुत अच्छा टाइम निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इस पे कंट्रोल करना चाहिए, खुद पे कंट्रोल। और मेरे हिसाब से और सौरभ के हिसाब से भी, सौरभ से मेरी बात हुई थी तभी सौरभ का भी कहना था कि जब मैं स्टडी करता था तो मोबाइल बिल्कुल हमारा साइड हो जाता था। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल आपके पास मोबाइल नहीं होना ही नहीं चाहिए। और सौरभ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपने बचपन से ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी और आपने कई ऐसे मेडल्स, कई ऐसे आपको अचीवमेंट मिले हैं। बहुत सारा चीज़ मैंने देखा है आपके, बहुत सारे ऐसे अचीव मैंने आपको करते देखा है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? शुरू से ही अगर पढ़ाई के अलावा भी एक्टिविटीज़ में अगर हम जुड़ते हैं तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट होता है। उससे हम अपना मेंटल डेवलपमेंट के थ्रू बाद में चल के जब स्टडीज़ पे लगाते हैं तो वो परफॉर्मेंस हमारा और ज़्यादा हो जाता है। जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, मैंने बैडमिंटन लिया था, 6th स्टैंडर्ड से ही मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, अभी तक खेल रहा हूँ, ऐसा कोई रोका नहीं बीच में, भले एग्ज़ाम हो गए। उससे हमारा रिफ़्रेशमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, हमारा एक लगाव लगा रहता है कि पढ़ाई के अलावा भी हमारे पास कुछ है करने को। इसलिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो सुना आपने सौरभ को, और आपने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा। सौरभ के साथ हम मिलते रहेंगे। सौरभ ने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें, और हमारा और आपका आशीर्वाद बने रहे इन पे। और इन्होंने जो सोचा है कि इनको एम्स मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इनका सपना ज़रूर पूरा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।